नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश सुथार और मेरे इस YouTube चैनल हिस्ट्री विद लोकेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने मेवाड़ के शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उस समय हमने जो है वो उदय सिंह के बारे में पढ़ा। आज उन्हीं से आगे जो है वो चलेंगे और उनके पुत्र और हम सभी के सबसे चहेते या हम यूँ कहें कि हम सभी के आदर्श जो हैं वे महाराणा प्रताप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वह महाराणा प्रताप के बारे में रहेगी। प्रताप के बारे में हम सभी जानते हैं। हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जब उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी या उससे पूर्व जो है वह अपना अगला जो उत्तराधिकारी होता है वह घोषित करके चले गए थे और उन्होंने अपना अगला उत्तराधिकारी जो घोषित किया था वह गया था जगमाल को। अब अगला शासक जो है वो जगमाल बनना चाहता है, या हम यूं कहें कि उदय सिंह की ये इच्छा थी कि उनके बाद जो है वो अगला शासक जगमाल बने। तो ऐसी दशा के अंदर जब कोई भी राजा अपने या तो जीते समय या जब वो मरने वाला होता है उससे पूर्व यदि अपने उत्तराधिकार की घोषणा कर देता है तो बाकी के यदि वो उसके जो सामंत है या उसकी जो प्रजा है यदि वो शासक को एक्सेप्ट कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो काफी सारा संघर्ष होता है। ऐसा ही संघर्ष जो है वो उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात हुआ था। हम यूँ कह सकते हैं कि जब बाकी सब जो है वो महाराणा प्रताप के प्रति थे कि हमारे जो राजा होने चाहिए वो महाराणा प्रताप होने चाहिए, क्योंकि प्रताप के अंदर भी सभी गुण थे और उनके अंदर जो है वे सारी एबिलिटीज थी जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए थी। उनको वहां की जो मेवाड़ की जो प्रजा थी वो भी पसंद करती थी और जगमाल जो था वो इतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि कुशल नहीं थे कि उनको राजा बनाया जाए, लेकिन हो सकता है उदय सिंह की इच्छा अनुसार उनको राजा बनाया गया, लेकिन वो केवल पद प्रत्याशी रहे थे मात्र। बाद में उदय सिंह की जिस प्रकार मृत्यु हुई थी गोगुंदा के अंदर 1572 में उनकी मृत्यु हुई थी। तारीख थी 28 फरवरी और इसी 28 फरवरी 1572 को जगमाल की जगह महाराणा प्रताप को शासक बना देते हैं और इनका राज्याभिषेक किया था कृष्णदास चुंडावत ने। महाराणा प्रताप अगले शासक बन जाते हैं। आइए थोड़ा उनके बचपन के बारे में, उनके जन्म वगैरह इत्यादि के बारे में जाने। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 9 मई 1540 में। उनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था अजब्दे पवार। यदि आपसे कोई पूछ ले विक्रम संवत में इनका जन्म कब हुआ तो वह तारीख थी वह तारीख थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597। इनका जो बचपन का नाम था वह था कीका। इनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा, पत्नी का नाम अजब्दे पवार और इनके जो राज्याभिषेक था वो कृष्णदास चुंडावत के द्वारा गोगुंदा में ही किया गया था 28 फरवरी 1572 को। लेकिन इनका जो राज्याभिषेक का जो समारोह रखा गया था वह बाद में कुंभलगढ़ में रखा गया था और इसी समारोह में मारवाड़ के शासक चंद्रसेन भी उपस्थित हुए थे। और आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो चंद्रसेन जो थे उनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है या साथ ही के अंदर प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, तो वो थे चंद्रसेन। अब क्या हुआ, महाराणा प्रताप से पूर्व हमने पढ़ा था कि पिछली क्लास में पढ़ा 1568 ईस्वी के अंदर अकबर का आक्रमण होता है उदय सिंह के ऊपर और बाद में जो यहाँ पर उदय सिंह के समय के अंदर ही जो है तीसरा साका होता है और उसके बाद में जो है चित्तौड़गढ़ पर अधिकार जो है वो अकबर का हो जाता है। लेकिन उस समय भी शासक जो थे वे अकबर के सामने झुकने को तैयार नहीं थे और उसमें भी अब महाराणा प्रताप शासक बन चुके थे। तो ऐसी कंडीशन में अकबर की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वह यह थी कि वो महाराणा प्रताप को किसी न किसी रूप से उनको अपने सामने झुकाए या अपनी जो है वो स्वाधीनता उनको ग्रहण करवाए, उनको अपने अधीन लाए। लेकिन ये संभव नहीं था। इसी बात को समझाने के लिए अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए। पहले नंबर पर जलाल खां कोरची जाता है। अगले में जो है वो मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। ये 1572 में
ये 73 में, ये भी 73 और ये भी 73। ये 73 में जो है वो जून में जाते हैं, ये सितंबर में जाते हैं और ये दिसंबर में जाते हैं। लेकिन ये चारों के चारों शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे और प्रताप ने अकबर से संधि करने की बात जो थी वो बिल्कुल ठुकरा दी। और ये जो कंडीशन थी, अब वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में वह दरार पड़ गई थी जो कभी भी नहीं बढ़ सकती थी। यानी महाराणा प्रताप जो थे वे एक ऐसे वीर योद्धा थे जो कभी भी अपनी मातृभूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अन्य कलंक नहीं लगाना चाहते थे। तो ये कंडीशन उनके सामने बनकर आई और उन्होंने कह दिया मैं किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करूंगा और ना ही मैं किसी भी प्रकार का किसी के साथ संधि करूंगा। अब ऐसी कंडीशन में युद्ध होना स्वाभाविक बात थी। तो तारीख आती है, तो ऐसी कंडीशन में अकबर के द्वारा एक योजना बनाई जाती है और उस योजना को कहा जाता है, वह योजना जो थी वह मैगजीन दुर्ग, जिसको अकबर का किला या जिसको वर्तमान में राजपुताना संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, अजमेर, इसमें ये योजना बनाई गई कि महाराणा प्रताप को कैद किया जाए। लेकिन यह संभव नहीं था। यह हर कोई जानता था कि महाराणा प्रताप को कैद करना संभव नहीं है। लेकिन ये योजना बनाई गई कि उनको युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाए और बाद में उनको कैद करके वहां पर अकबर के सामने उपस्थित किया जाए। ऐसी कंडीशन में युद्ध होना स्वाभाविक सी बात थी। तो तारीख थी 18 जून 1576 की। मैदान था हल्दी घाटी का, जो कि कहां पड़ता है, राजसमंद में। ये जो हल्दी घाटी है वो गोकुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच में है। यहां से जो सेना का अकबर की तरफ से प्रधान सेनापति जो है वो मान सिंह, और मान सिंह के साथ में आसफ खान को वहां का सेनापति बनाकर भेजा गया। मान सिंह और आसफ खान की ये सेना जो है वह मोलेला गांव तक पहुंची, जो कि राजसमंद में था। इस तरफ से इनकी सेना को आते देख महाराणा प्रताप की सेना जो है वो लोसिंग गांव में उन्होंने वहां पर आकर अपना डेरा डाला। दोनों की सेनाएं आमने सामने थी और युद्ध के लिए तैयार थी। अब युद्ध की पृष्ठभूमि तो तैयार हो चुकी थी, अब युद्ध होना बाकी था। युद्ध की तारीख थी 18 जून 1576। मैदान हम बता ही चुके हैं, हल्दी घाटी का मैदान था। दोनों ही सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध होने लग गया था और कंडीशन इतनी विध्वंस थी कि जो मानसिंह की जो सेना थी, अकबर की जो सेना थी, उससे कई गुना जो है वो कम महाराणा प्रताप की सेना थी। लेकिन युद्ध में विजय उसी की होती है जिसके अंदर जुनून होता है, जिसके अंदर जोश होता है और जिसके अंदर वीरता भरी होती है। संख्या से कभी युद्ध नहीं जीते जाते। तो ऐसी कंडीशन में महाराणा प्रताप के द्वारा मान सिंह की सेना या अकबर की सेना को बहुत ही भयंकर तरीके से युद्ध में पछाड़ा गया। लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के द्वारा जब मान सिंह के हाथी की सूंड पर पैर रखा गया और वह जब महाराणा प्रताप का घोड़ा जब चेतक जो है वो मान सिंह के हाथी के ऊपर चढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन में जब महाराणा प्रताप ने अपना भाला फेंका तो हाथी के लिए जो महावत होता है उसमें जाकर लगा और महावत की मृत्यु हो जाती है और मान सिंह बाल बाल बच जाता है। लेकिन जब चेतक पुनः जब नीचे आने लगा तो हाथी के दांतों में बांधी गई तलवारों की वजह से चेतक के पैर जो होते थे वे कट गए या वे जो चेतक घायल हो गया। ऐसी कंडीशन में युद्ध करना चेतक के लिए उतना संभव नहीं था। लेकिन चेतक भी अपने स्वामी की तरह वीर था, वो लगातार युद्ध के मैदान में डटा रहा। अब हुआ यूं कि अकबर की सेना जो है वो धीरे धीरे भागने लगी, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप के अंदर इतना जोश था, उनकी सेना के अंदर इतना जोश था कि लगातार युद्ध करने के बावजूद भी उनकी सेना जो है वो अकबर की सेना को बिखेर रही थी। तो ऐसे में मिहित्तर खां के द्वारा अकबर के आने की जो है वो झूठी खबर फैलाई जाती है। वे अपनी सेना में जोश बढ़ने के लिए कहते हैं कि अकबर आ रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में उनकी सेना जो थी उन्हें पुनः जोश आता है और वे पुनः युद्ध के मैदान में उतर जाती है। लेकिन फिर जो है वो इसी मैदान के अंदर महाराणा प्रताप जो होते हैं वो पूर्ण रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब महाराणा प्रताप घायल होते हैं तो उनको जो है वो उस मैदान से बाहर लाया जाता है, और उनको बाहर लाने का काम है वह हाकिम खां सूर के द्वारा किया जाता है। महाराणा प्रताप की जगह उनका जो राज मुकुट था उसे धारण करके झाला बिद्दा या झाला मान सिंह वे महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करते हैं और वे इस युद्ध में जो है वो शामिल हो जाते हैं और महाराणा प्रताप वहां से बाहर निकलते हैं। चेतक जो पूर्ण रूप से घायल था वह जो है वो बलीचा नामक स्थान पर जाता है
और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, जहां पर भी चेतक का जो है वो स्मारक बना हुआ है या उसकी समाधि बनी हुई है। फिर जब ये मैदान जो था ये बहुत ही शानदार युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जो अनिर्णायक युद्ध के तौर पर कहा जाता था। लेकिन यदि ये बात देखी जाए कि अकबर की योजना क्या थी, तो अकबर की योजना थी महाराणा प्रताप को कैद करना, उनको बंदी बनाना, लेकिन वो इस चीज में असफल रहा। तो यदि एक तरफ जो पड़ाव देखा जाए कि इस समय जो है वो अकबर की कहीं ना कहीं हार थी, क्योंकि वे अपनी योजना में असफल रहे थे। ऐसी कंडीशन में इस युद्ध को जो है वो अलग अलग इतिहासकार जो है अलग अलग नाम से इस युद्ध को जानते हैं। तो सबसे पहले इस युद्ध का जो सजीव वर्णन है वो बदायूनी के द्वारा अपनी पुस्तक मुंतखब उल त्वारीख के अंदर किया गया। इसमें बदायूं ने जो है इसका सजीव वर्णन किया। साथ ही के अंदर इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए। अबुल फजल के द्वारा इस युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा गया। बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा। वहीं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। यदि आपके सामने प्रश्न आए कि मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा, तो याद रखना कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को यानी हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। इस युद्ध को हाथियों का युद्ध और रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में इतने हाथी लड़े थे, इसकी वजह से इसको हाथियों का युद्ध, और वहां पर जो है वो खून की नदियां बह गई थी, इसकी वजह से इसको रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। हाथियों के युद्ध में यदि बात की जाए तो इस युद्ध के अंदर ही कुछ हाथी भी काम लिए गए, जिसमें लूणा और राम प्रसाद, ये दोनों ही हाथी जो थे वो महाराणा प्रताप के हाथी थे। इसी राम प्रसाद का नाम बदलकर जो है वो अकबर की सेना के द्वारा पीर प्रसाद कर दिया जाता है। इस युद्ध के अंदर मान सिंह के कुछ हाथी थे, जिसमें गजमुक्ता, रणमदार इत्यादि हाथियों का युद्ध हुआ था। साथ ही के अंदर कुछ बात करें तो इस युद्ध से संबंधित तो महाराणा प्रताप जब इस युद्ध में घायल हुए तो वो यहाँ से बाहर गए और कोलियारी नामक स्थान पर गए, जहां पर महाराणा प्रताप का जो बाद में इलाज हुआ। तो महाराणा प्रताप जो है कोलियारी नामक स्थान पर चले गए, जहां पर बाद में महाराणा प्रताप का इलाज हुआ था। और यहीं से बाहर निकल के बाद में जो है महाराणा प्रताप और उनके भाई की भेंट होती है। सबसे बड़ी इंपोर्टेंट की बात है, हम पढ़ रहे थे जगमाल के बारे में, तो आप जो है वो ये बात याद रखना, जगमाल जो है वो 1583 ईस्वी में एक युद्ध होगा, दत्तानी का युद्ध। वह इस दत्तानी के युद्ध के अंदर अकबर की तरफ से लड़ता हुआ, अकबर की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाएगा। 1583 में दत्तानी के युद्ध के अंदर जो है वह दत्तानी के युद्ध के अंदर जगमाल जो है युद्ध करता हुआ मारा गया था। और ये सारी जो इंपॉर्टेंट सी चीज थी वो महाराणा प्रताप के, हम यूं कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा युद्ध जो था हल्दी घाटी का युद्ध, उसकी एक थीम थी कि इसमें जो है सजीव वर्णन याद रखना। इसमें सजीव वर्णन बदायूं ने किया था, अपनी पुस्तक मुंतखब उल त्वारीख के अंदर किया था। और इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए थे। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किस इतिहासकार ने इसको किस युद्ध के नाम से बताया था। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जब महाराणा प्रताप को अकबर के द्वारा बंदी नहीं बना पाया या अकबर जो है वो अपनी पूर्ण योजना में असफल रहा, तो ऐसे में महाराणा प्रताप वहां से बचकर निकल गए। हमने पढ़ा कि चेतक जो था वो उसकी मृत्यु हो गई, बलीचा नामक स्थान पर उसकी जो है वो समाधि बनी थी। बाद में प्रताप ने एक युद्ध नीति अपनाई और उसी युद्ध को छापामार युद्ध प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध प्रणाली के अंदर अकबर को सबसे ज्यादा हानि उठानी पड़ी, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो सेना थी वह उन पहाड़ों के अंदर जो छिप छिप कर वार करती थी, और अकबर की सेना इस चीज से बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि ये कैसी पद्धति है, या वे पूर्ण रूप से जो है वो महाराणा प्रताप को अपने अधिकार में नहीं कर पा रहे थे। इसी के क्रम में कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। यह युद्ध 1577, 78 और 79 में चलता है, लगातार 3 साल चलता है। शाहबाज खां के द्वारा महाराणा प्रताप पर लगातार आक्रमण किए जाते हैं, लेकिन वो इस चीज में असफल रहता है, वह कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है।
1577 के अंदर ही महाराणा प्रताप जब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, तब चूलिया नामक स्थान पर उनकी भेंट, चूलिया गांव में उनकी भेंट जो थी वह भामाशाह वह उनके भाई ताराचंद से होती है और भामाशाह के द्वारा महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे महाराणा प्रताप ने पुनः अपनी सेना को एकत्रित किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। यह मुख्य रूप से घटना थी जो 77, 78 और 79 में चली थी, लेकिन 1580 के अंदर ही घटना होती है शेरपुर की घटना, जिसमें अब्दुल रहीम खान खाना की जो घर की स्त्रियां होती है उनको अमर सिंह जो है वो बंदी बनाकर ले आते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा यह कहा गया कि हम जो है वो स्त्रियों का सम्मान करते हैं। यहाँ पर जो है हमें सबसे बड़ी चीज मिलती है हमारे सनातन धर्म की मिलती है कि वहां पर जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज ये थी कि महाराणा प्रताप ने अमर सिंह के द्वारा लाई गई स्त्रियों को ससम्मान वापस पहुंचाने के लिए आदेश किया। उन्होंने कहा कि हमें स्त्रियों को बंधक नहीं बनाना है, हमारी जो नीति है वो स्त्रियों के प्रति नहीं है। उनको उन्होंने सम्मान का भाव दिया और इससे यह पता चलता है कि वे कितने बड़े शासक थे जो केवल और केवल युद्ध भूमि में या यूं कहें कि उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति से युद्ध द्वेष रखते थे या युद्ध के प्रति द्वेष रखते थे मात्र और मात्र उनके परिवार और बच्चों को छोड़कर। तो ऐसी दशा में शेरपुर की घटना के बाद 1582 के अंदर एक युद्ध होता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध जो था, दिवेर के अंदर एक मुस्लिम चौकी थी जिसका नेतृत्व कर रहा था सुल्तान खां। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के द्वारा इस एक सेना का नेतृत्व करते हुए दिवेर में जो है वो जो सैनिक चौकी हुआ करती थी मुसलमानों की, हम यूं कहें कि अकबर की जो सैनिक चौकी हुआ करती थी उस पर आक्रमण किया गया और सुल्तान खां पर जो है वो इतनी तेजी से वार किया कि सुल्तान खां के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। एक ऐसा राजकुमार जिसकी आप वीरता देखिए कि उसने जो है वो अकबर के सेनापति पर आक्रमण किया, दिवेर में जाकर आक्रमण किया और उस युद्ध के अंदर उसको घोड़े सहित जो है वो 2 भागों में बांट दिया। इसी युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अब लगातार युद्ध के पश्चात जब महाराणा प्रताप पर जो है वो अकबर अधिकार नहीं कर पा रहा था, उन्हें बंदी नहीं बना पा रहा था, यूं कहें कि वे उन्हें कैद करने पे असफल रहा था, तो ऐसी दशा में जो है वो महाराणा प्रताप पर वो पूर्ण रूप से आसक्त हो चुका था कि अब वो जो है वो महाराणा प्रताप के प्रति ज्यादा कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन 1583 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड को अपनी राजधानी बनाया जाता है, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ का जो किला था वह अभी भी अकबर के पास ही था। महाराणा प्रताप अपने जीवन काल के अंदर चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ दोनों किलों को जो है वो वापस जो है अधिकार नहीं कर पाए थे। तो चावंड का किला जो चित्तौड़गढ़ का किला जो था वो अकबर के पास था, इसकी वजह से जो नवीन राजधानी बनाई गई थी वो चावंड को बनाई गई थी। यहीं पर जो है वो चित्रकला का विकास हुआ और इनका जो प्रसिद्ध जो चित्रकार था उसका नाम था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन महाराणा प्रताप का जो है वो प्रमुख चित्रकार था। इसी चावंड के अंदर महाराणा प्रताप के द्वारा चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। अकबर की तरफ से जो अंतिम आक्रमण करने के लिए 1585 में जगन्नाथ कच्छावा आए थे और ये जो है वो 1585 में अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण था। सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात यह है कि 1585 में अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण किया गया। अंतिम आक्रांता जो थे वो जगन्नाथ कछवा थे, लेकिन उससे भी इंपोर्टेंट बात यह है कि जगन्नाथ कछवा की जो है वो छतरी बनी हुई है, जो कि 32 खंभों की छतरी है। यह छतरी मांडल भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। ये जो 32 खंभों की छतरी आप याद रखना, ये सबसे बड़ी इंपोर्टेंट है कि पंडित जगन्नाथ जो कछवा जो थे उनकी छतरी 32 खंभों की है और ये जो छतरी है 1585 में अंतिम आक्रमण जो है वो जगन्नाथ कछवा के द्वारा आक्रमण किया गया, महाराणा प्रताप के द्वारा ऊपर किया गया और अकबर की तरफ से करने वाला अंतिम था। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवा की बनी हुई है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात हमने बताई थी कि महाराणा प्रताप जो है वो अपने जीवन काल में 2 किलों पर कभी भी विजय नहीं हासिल कर पाए थे। पहला जो दुर्ग था वो चित्तौड़गढ़ का था और दूसरा जो दुर्ग था वो था मांडलगढ़ का। ये दोनों ही दुर्ग जो है वो महाराणा प्रताप की गिरफ्त से बाहर रहे थे।
फिर 1583 के अंदर उनके द्वारा चावड़ को अपनी राजधानी बनाना, लेकिन बाद में जो है महाराणा प्रताप की जो यूं कह सकते हैं कि ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट डालकर याद कर लेना कि 1576 में अकबर के द्वारा उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर के द्वारा उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया गया तारीख थी 1576 के अंदर। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वह 19 जनवरी 1597 में हो जाती है और उनकी जो छतरी है वह बारडोली में बनी हुई है और यह जो छतरी है वो 8 खंभों की है। महाराणा प्रताप की छतरी जो है वो 8 खंभों की है और बारडोली के अंदर बनी हुई है। महाराणा प्रताप के कई सारे ढेरों उपनाम हैं, इनको जो है वो मेवाड़ केसरी, फीका, हिंदुआ सूरज इत्यादि उपनामों से जाना जाता है। आपके कुछ दरबारी विद्वान थे जिसमें से पहला नाम आता है चक्रपाणी मिश्र, दूसरा आता है हेमरत्न सूरी, तीसरा आता है सादुलनाथ त्रिवेदी, चक्रपाणी मिश्र जिन्होंने मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक जैसी रचनाएं लिखी थी। साथ ही के अंदर हेमरत्न सूरी ने गौरा बादली चौपाई और सादुलनाथ त्रिवेदी जिसे महाराणा प्रताप के द्वारा मुंडेर की जागीर दी गई थी। इनके अलावा माला सांधु और रामा सांधु दो चारण कवि भी महाराणा प्रताप के दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ये जो है वो चक्रपाणी मिश्र जिन्होंने मूर्तमाला और राज्याभिषेक, हेमरत्न सूरी जिनके द्वारा घोरा बादली चौपाई, सादुलनाथ त्रिवेदी जिसको महाराणा प्रताप में मंडेर की जागीर दी थी, और वहीं जो माला सांधु और रामा सांधु थे, तो दो चारण भाई थे जो महाराणा प्रताप के दरबार में थे। इस प्रकार जो है वो मोटा मोटी तौर पर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट सी बातें थी वो सब हमने पढ़ ली है। एक चीज याद रखना, हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कब पढ़ा था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 और उनकी मृत्यु जो होती है वह हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। तो उनकी मृत्यु जो है वो 1597 ईस्वी में और जन्म जो हुआ था विक्रम संवत में हुआ था, 1597 विक्रम संवत में हुआ था। तो ये 1597 आपके दोनों जगह काम आ जाएगा, लेकिन याद रखना 1597 जो है मृत्यु का समय जो है वो ईस्वी के अंदर है और जो जन्म का समय है वह कब है? वो विक्रम संवत के अंदर 1597 है और एक्चुअली की डेट जो है वो 1540 ईस्वी के अंदर मानी जाती है। ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ी वो महाराणा प्रताप से संबंधित थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को लाइक करें और साथ ही के अंदर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और धन्यवाद आप सभी का, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।